डियर लर्नर्स, आज इस स्टूडियो में इस चैनल पर आपका फिर हम स्वागत करते हैं। देखिए, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है हमारा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पूर्व हम आपको ऑस्मोसिस या परासरण क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, जब कोई विलयन किसी विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, सेपरेट रखा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, तो शुद्ध विलायक के कण विलयन में जाने लगते हैं। अब ये क्यों जाने लगते हैं? ये इसलिए जाने लगते हैं कि एक दाब जो विलायक का होता है वो अधिक है और उसकी वजह से वो विलयन में जाने लगते हैं। अब ये प्रश्न है कि वो दाब क्या है, और तो उसके बारे में देखिए दो तीन बातें हैं, दो तीन तरह से हम उसे जान सकते हैं। परासरण दाब, क्योंकि परासरण आप जान गए हैं क्रिया क्या है, लेकिन अब परासरण दाब की बात है। परासरण दाब विलयन के उस द्रव स्थैतिक दाब को कहते हैं जो किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। देखिए चित्र संख्या 1, इस पर आ जाइएगा और यहां फिर समझिए कि ये क्या कहता है। परासरण दाब विलयन के उस द्रव स्थैतिक दाब को कहते हैं जो किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। अब देखिए, इसमें आप चित्र में देखिएगा तो इसमें क्या है कि ये हमारा विलयन, ये क्या है, ये पोरस स्पॉट है जिसमें ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली बनी हुई है। देखिए ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है और इसमें हमारा ये क्या भरा हुआ है, विलयन, और इस बाह्य पात्र में विलायक है, कोई भी शुद्ध विलायक है। या मान लीजिए यहां जैसे हमने चीनी का विलयन भर लिया है, शुगर विलयन भर लिया है और बाहर हमने जल विलायक के रूप में ले लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें विलयन है, इसमें विलायक है। अब क्या होगा कि शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो इस विलयन में जाने लगेंगे, और जाने लगेंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा, और ये आयतन इस कैपिलरी, ये हमारी केस नलिका है, केस नलिका, ठीक है। तो इस केस नलिका में ये द्रव बढ़ेगा, ऊपर को चढ़ेगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जब इस द्रव का ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा, उस समय पर हम ये कहेंगे कि जो वाष्प दाब हैं विलयन और विलायक के, वे दोनों बराबर हो गए, माने कि अब ऑस्मोटिक प्रेशर अपना काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो अब अन्यथा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जब इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो अंदर को विलयन के कण जाते रहेंगे। अब मान लीजिए कि ये यहां जाकर के सामने की स्थिति में आ जाता है इस बिंदु पर, तो यहां से यहां तक इसकी जो ऊंचाई है वो हम नोट कर लेते हैं इस कैपिलरी से, ठीक है। अब ये कहता है कि उस द्रव स्थैतिक दाब को कहते हैं, इसका मतलब हुआ
कि हमारा जो परासरण दाब है, परासरण दाब बराबर द्रव स्थैतिक दाब की। ठीक है, देखिए परासरण दाब को बड़ी पाई से दिखाते हैं, ये हमारी बड़ी पाई है, तो इसको दिखाते हैं। परासरण दाब का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हमारी बड़ी पाई है। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो परासरण दाब बराबर द्रव स्थैतिक दाब, समझ में आ गया। अब द्रव स्थैतिक दाब क्या है? H माने इस कैपिलरी में चढ़ा हुआ विलयन, H इक्वल डी माने घनत्व, डी या रो से प्रदर्शित करते हैं हम घनत्व को, तो यहां मैं डी से प्रदर्शित कर रहा हूं, डी, H डी और जी। अब H आपकी समझ में आ गया है कि H क्या है? H वो ऊंचाई है जो साम्य प्राप्त करने के बाद विलयन इस कैपिलरी में चढ़ा है। ठीक है, D उस विलयन का घनत्व है। D क्या है? H बराबर साम्य प्राप्त होंगे पर किस नलिका में चढ़े हुए विलयन की ऊंचाई। ठीक है, डी क्या है? विलयन का घनत्व है, और जी गुरुत्वाकर्षण, जी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो अब H हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, घनत्व तो हमें मालूम है और G का मान भी हमें मालूम हो जाता है, उसका विलयन का घनत्व भी हमें पता हो जाता है। इस फार्मूला में रख करके हम द्रव स्थैतिक दाब को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि परासरण दाब के बराबर होता है। तो परासरण दाब विलयन के उस द्रव स्थैतिक दाब को कहते हैं जो किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, यहां पर जो इस द्रव स्थैतिक दाब की इकाई है वही हमारे परासरण दाब की इकाई हो जाएगी, और वो इकाई जो है वो क्या है हमारी? डाइन प्रति सेंटीमीटर। इकाई क्या है परासरण दाब की? ये मैं यही लिख देता हूं, डाइन प्रति सेमी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी घनत्व की जो इकाई है वो आप कैसे लिखेंगे? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व की इकाई बराबर क्या है? ग्राम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, ये इस घनत्व की इकाई है। ये क्या है? घनत्व। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपकी कि आप किस तरह से समझ रहे हैं। परासरण दाब विलयन के उस द्रव स्थैतिक दाब को कहते हैं जो किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। समझ गए? तो ये इस तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बात। अब दूसरी बात हम ले लेते हैं। अब इसे मैं मिटाई दे रहा हूं ताकि आपकी समझ में ये दूसरी बात आ जाए। ठीक है, देख लीजिए एक बार, तो ये आपकी बात समझ में आ जाएगी। समझ गए?
अब देख लेते हैं हम दूसरी बात। दूसरी बात में है किसी विलयन पर बाहर से लगाए गए न्यूनतम दाब को जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में आने वाले विलायक के अणुओं को रोक सके परासरण दाब कहते हैं। किसी विलयन पर बाहर से लगाया गया ऐसा दाब जो उस परासरण की क्रिया को रोक सके, विलयन पर लगाया गया ऐसा दाब जो उस परासरण की क्रिया को रोक सके, उसको हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो अब देखिए दाब क्या होता है, क्या है ये तरीका आप समझिए। ये हमारा चित्र नंबर 2। इसमें देखिए ये शुद्ध विलायक भरा हुआ है, ये हमारा विलयन है, ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, जो हमारी कृत्रिम रूप से बनी है तो वो कॉपर फेरोसाइनाइड की। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या है? संकेतक। इसे हम कह सकते हैं संकेतक। संकेतक ये हमारी एक कैपिलरी है, बहुत बड़ी, मतलब एक कैपिलरी इसमें लगी हुई है जिसमें ये शुद्ध विलायक ऊपर तक चढ़ा। अब यहां पर ये विलयन है। अब विलयन से इस शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर बढ़े, क्योंकि ये ऑस्मोसिस की क्रिया होगी और तब ये इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, अब जब इसमें ये घुसना प्रारंभ करेंगे तो यहां से इसका जो आयतन है वो गिरना शुरू हो जाएगा। यहां से ये जो निशान है, जैसे यहां तक ये भरा हुआ है, तो ये धीमे धीमे नीचे को आना शुरू होगा। आपको पता लग जाएगा कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जैसे ही ऑस्मोसिस की प्रक्रिया शुरू होगी, यहां हमारा इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन पर हम इतना वेट लगाते हैं, इतना वेट लगाते हैं कि ये यहां ज्यों का त्यों पहले जैसा था वैसा ही हो जाए। अर्थात कि ऐसी स्थिति में हमारी जो ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही थी, शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ जो अणु जा रहे थे उनका जाना बंद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ये शुद्ध विलायक के कण जाना बंद हो गए हैं, उतना प्रेशर जो हमने लगाया है, उस पर जो उतना वेट रखा है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा परासरण दाब हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी तरीका। माने यहां पर क्या है? परासरण दाब बराबर विलयन पर आरोपित भार। ठीक है, आरोपित भार या दाब। ठीक है, जो विलायक के कणों को विलयन में आने से रोक देता है। ठीक है, विलयन पर आरोपित भार दाब जो विलायक के कणों को विलयन में आने से रोक देता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पिस्टन है, पिस्टन, और ये आरोपित भार। ठीक है, तो अब आप अपनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आप समझें, किसी विलयन पर बाहर से लगाए गए न्यूनतम दाब को जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
विलयन में आने वाले विलायक के अणुओं को रोक सके परासरण दाब कहलाता है। आप समझ गए होंगे और सरलता से आप ये समझ लीजिए कि ऐसा दाब जो विलयन पर लगाया जाए जिससे विलायक के कण विलयन में आने पर रुक जाएं, वो दाब हमारा परासरण दाब कहलाता है। तो ये हमारा दूसरा तरीका समझने का कि कौन सा है परासरण दाब किसी विलयन का। किसी विलयन का कौन सा परासरण दाब है ये बता समझ में इससे आगे होगी। ठीक है, अब मैं तीसरे संकेत की तरफ चलता हूं। ये थोड़ा और समझने की बात है। आरोपित वह बाह्य वाष्प दाब, आरोपित वह बाह्य वाष्प दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ये थोड़ा सा समझने की बात है। अब मान लीजिए ये हमने सिस्टम है, ये हमारा मान लीजिए विलायक है और ये हमारा विलयन है। ठीक है, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा विलायक का, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अब देखिए विलायक का वाष्प दाब जितना है उतना ही विलयन का यदि वाष्प दाब बढ़ जाए तो हमारी जो ऑस्मोसिस की क्रिया है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी वाष्प है, ये विलयन है, ये हमारा विलायक है और यहां से इनकी गति इसकी तरफ होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें इतना वाष्प दाब बढ़ाएं कि वो इसके मुकाबले हो जाए। मान लें कि इसमें से जो वाष्प आ रही हैं वो वाष्प बराबर हो जाए। ठीक है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं परासरण। तो वह आरोपित वह बाह्य वाष्प दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो विलयन का परासरण दाब कहते हैं। उसे हम विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, जिसे हम यहां पर समाप्त करते हैं और ये तीसरी बात आप समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रकार हुआ। करते क्या है इसमें, हम कोई अलग अलग बीकरों में, एक बंद पात्र में अलग अलग बीकरों में दो विलयन और विलायक ले लेते हैं। ठीक है, और विलायक की वाष्प विलयन में प्रवेश करने लगेगी, इस तरह से प्रवेश करने लगती है, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। समझ में आ गई। यदि विलयन पर अतिरिक्त बाह्य दाब लगाकर इसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर दिया जाता है, इसकी बराबर कर दिया जाता है, तो विलायक की वाष्प का विलयन में जाना रुक जाएगा। तो विलायक की वाष्प का विलयन में जाना रुक जाएगा। ठीक है, तो विलयन पर आरोपित वह वाष्प दाब विलयन पर, देखिए ना समझ में आई मेरी बात, फिर आप समझिए। एक ये हमने बंद पात्र ले लिया है, इस बंद पात्र में ये हमारा विलायक भरा हुआ एक बीकर है, एक बीकर में विलयन भरा हुआ है। अब क्योंकि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या होता है कि यहाँ विलयन से जो वाष्प है वो विलायक की तरफ, विलयन की तरफ जाएगी विलायक की वाष्प। अब इसमें इतना वाष्प दाब बढ़ा दिया जाए कि इसका वाष्प दाब इसके वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये क्रिया, जो विलयन का वाष्प दाब बढ़ा है वो इस विलायक के जो वाष्प दाब है
उससे बराबर हो जाएगी, तब ये इनकी क्रिया आवागमन बंद हो जाएगा। उस स्थिति में जो हमारा बाहर से वाष्प दाब बढ़ाया गया है वो वाष्प दाब उसके परासरण दाब के बराबर होता है। तो ये बात आपकी ठीक तरह से समझ में मेरे ख्याल से आ गई होगी। तो ये 3 तरह से हम ये वाष्प दाब बनाते हैं। तो समझ में आ गई होगी ये बात कि वाष्प दाब क्या है। अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि परासरण दाब दिए गए ताप पर, मान लो ताप हमारा था, ताप माना कि ताप बराबर T, ये ताप हमारा T है, ठीक है, और उसकी मोलरता मान लीजिए उसकी C, ठीक है। तो दिए गए ताप पर मोलरता C के समानुपाती होता है। परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसे फिर हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम बड़ी पाई से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वल टू CRT, ये हमारा तन विलयनों का समीकरण है, ठीक है। ये समीकरण 1 है। C यहां पर मोलर सांद्रता है, ठीक है। T ताप है केल्विन में, और R यहां रिडबर्ग नियतांक, या हम कहते हैं गैस नियतांक, क्योंकि तन विलयन गैसों की तरह व्यवहार करते हैं। अभी इन नियमों को हम थोड़ा आगे बताएंगे कि ये नियम क्या हैं तन विलयनों के, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में। लेकिन यहां ये बात आपकी समझ में आ गई। अब क्योंकि C बराबर होता है N/V, माने मोल N क्या है, ये मोलर सांद्रता है, मोलर सांद्रता, V विलयन का आयतन, और N क्या है, मोलों की संख्या, ठीक है। तो यही समीकरण फिर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इक्वल टू N/V RT, ये मानिए हमारी दूसरी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि N मोल बराबर होते हैं W/N। W क्या है, ग्राम में भाग, और ये क्या है हमारा मोलर भाग, ठीक है, या मोलर द्रव्य, ग्राम में भाग और ये मोलर द्रव्य, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कह लीजिए या इसे अणुभार, यहां एक ही बात है, मोलर द्रव्यमान या। तो अब इसको मान उठा करके हम यहाँ N की जगह पर रख सकते हैं। अब ये समीकरण हमारा कैसा हो जाएगा, पाई इक्वल टू W/N/V RT, ये मान लीजिए हमारी तीसरी।
इसी को हम सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं कि अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जब कैलकुलेट आप करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा आपका, v इक्वल टू, इसे इधर ले आ जाएगी ये, ठीक है। परासरण दाब, देखिए ये हमारा परासरण दाब है, ये ध्यान रखना, परासरण दाब। तो ये हमारा हो जाएगा W अपॉन M, W अपॉन N R T, ये हो जाएगा, ठीक है। या इससे हम M कैलकुलेट करें तो M इक्वल टू हो जाएगी आपकी W इन, M तो इधर ले आए, आर टी अपॉन परासरण दाब इंटू आयतन। तो ये आयतन किसका है, ये आयतन हमारा विलयन का है, ये आयतन विलयन का है, ये हमारा परासरण दाब है, ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये दिया हुआ ताप है, ये विलेय के ग्राम में कितने ग्राम घुला हुआ है वो है। तो यहां से हम अणुभार कैलकुलेट परासरण दाब से कर लेंगे, क्योंकि देखिए अब क्या इसके अनुप्रयोग हैं, क्यों हमें परासरण दाब की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ये बात भी समझ लेने की है। अनुप्रयोग में विलेयों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की एक अन्य विधि परासरण दाब भी है। किसी का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है तो आप परासरण दाब से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मोलर द्रव्यमान यहाँ पर कैलकुलेट किया है m, समझ गए। इसी से जुड़ी हुई बात ये है कि परासरण दाब विधि से प्रोटीन, अब जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन बड़े अणु होते हैं, इसका अणुभार निकालना थोड़ा कठिन होता है। बहुलक हैं जैसे कि ये भी बड़े अणु होते हैं, या बृहत बड़े बड़े अणुओं की बात है, तो वो इस परासरण दाब विधि से उनके मोलर द्रव्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे जैव अणु हैं, इनको जब हम उच्च ताप पर ले जाते हैं तो वहां जाकर के इनका विघटन हो जाता है और सही तरह से हमारे मोलर द्रव्यमान प्राप्त नहीं होते। तो उस स्थिति में भी ये विधि बड़ी उपयोगी साबित होती है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की। ऐसे अणुओं का भी जिनका की विलेयता कम होती है, उनके भी मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में इस विधि का उपयोग होता है। दूसरी बात यह है कि प्रतिलोम परासरण से हम जल का विलवणीकरण भी कर सकते हैं, जिससे समुद्र का जल शुद्ध किया जाता है। तो अब अभी हम बात करेंगे कि परासरण दाब या विलयन परासरण दाब के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।